नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है आरएसएस के उस कदम पर जिसने इस समय सियासत को गरमा दिया है। जी हां, आरएसएस का जब भी प्रशिक्षण वर्ग होता है तो नौ प्रशिक्षुओं को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया जाता है और इसके पहले प्रणब मुखर्जी को बुलाकर आरएसएस ने सबको चौंकाया था और इस बार जिनकी बारी है उसने छत्तीसगढ़ की सियासत को गर्म कर दिया है और वो नाम है अरविंद नेताम। अरविंद नेताम कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं, कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे, लेकिन अब एक आदिवासी नेता के रूप में उनकी पहचान है और इस पहचान के साथ उनका एक आदिवासी वर्ग के लिए एक विचारक के रूप में जो सोच है उसे आरएसएस उपयोग करना चाहती है और इसीलिए अरविंद नेताम को जब बुलाया गया है तो छत्तीसगढ़ में इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक एक करके सुनेंगे कि किसने क्या कहा है। संघ तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उसकी एक लाइन साफ है कि आरएसएस भी इस बार आदिवासी कार्ड खेल रही है। सबसे पहले हम सुनते हैं उन प्रतिक्रियाओं को जो आपत्ति के रूप में सामने आए हैं, तंज के रूप में सामने आए हैं और कांग्रेस सबसे ज्यादा इस पे प्रतिक्रियाएं दे रही है। तो क्या कहा है कांग्रेस की ओर से दीपक बैज ने, आइए आपको सुनाते हैं। नागपुर अगर जाते हैं और उस कार्यक्रम में शिरकत होते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों की बात उनको रखनी चाहिए। अरविंद नेताम जी जब जाएं तो खुल के डिस्कस होना चाहिए। जब खुल के डिस्कस होगी, अपनी बात रखेंगे, मुझे लगता है कि उनका वीडियोग्राफी भी हो और वीडियोग्राफी होने के बाद पूरे प्रदेश उनकी बातों को कम से कम ये भी देखे। अगर इन मुद्दों को अगर अरविंद नेताम जी उस आरएसएस के कैंप में अगर बात मजबूती के साथ रखते, निश्चित रूप से हम भी उन्हें धन्यवाद दें। तो जाना नहीं जाना उनके विवेक पर है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक सोच है, ये दीपक बैज कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा प्रतिक्रिया आई है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की। चरणदास महंत ने भी हैरानी जताई है कि आरएसएस ने आखिर अरविंद नेताम को बुलाया क्यों है। आइए सुनते हैं चरणदास महंत को। मुझे आश्चर्य हो रहा है और मैं उनसे बात करने ही वाला हूं कि वो आरएसएस में शामिल होके वहाँ भाषण देंगे कि एक वरिष्ठ आदिवासी नेता के रूप में वहाँ भाषण देंगे, क्योंकि पिछले सालों से नेताम साहब आदिवासियों के लिए खूब लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो उसकी शिक्षा देने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, मैंने बात नहीं की। वैसे अगर चले भी गए तो आश्चर्य इसलिए नहीं होगा कि एक बार वो छोड़ के बसपा में जा चुके हैं और बसपा से मेरे सामने ही चुनाव लड़ चुके हैं, है ना, जिसका फिर से मैंने उनका प्रवेश कराया था। मैं चाहूँगा कि ऐसे नेता को भाजपा में नहीं जाना चाहिए और मैं उनसे अनुरोध भी करूँगा कि अगर आपका ऐसा मूड है तो उसको आप बदलिए। तो ये थे चरणदास महंत जिनका बयान आपने सुना। वो इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि आखिर अरविंद नेताम को बुलाया क्यों गया है, क्योंकि आरएसएस के विरोधी भी रहे हैं अरविंद नेताम। अब इन सब बातों को लेकर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी सुन लेते हैं। तो इसमें प्रतिक्रियाओं के दौर में बीजेपी के नेता रहे और अभी विधानसभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम पे, आइए आपको सुनाते हैं। ये आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर के इस प्रकार के नागपुर में जो आयोजन होता है, जिसमें सरसंघ चालक साहब स्वयं रहते हैं, उसमें राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। तो संघ को किसी राजनीतिक दल से जोड़ना उचित नहीं है। अरविंद नेताम जी सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, अलग अलग राष्ट्रीय स्तर के दलों में पदाधिकारी भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार सक्रिय हैं और यदि वैचारिक रूप से वो ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और उनकी ओर से प्रतिक्रिया जो आई है उससे लगता है कि बीजेपी इस बात से काफ़ी खुश है, क्योंकि आदिवासी वर्ग को लेकर एक विचारक
के रूप में जो अरविंद नेताम को देखा जाता है, तो उनकी एक लंबी चौड़ी सोच रही है आदिवासी वर्ग को बेहतर करने को लेकर। लेकिन अब संघ का ये जो पूरा प्रयास है, इसमें कोशिश यही है कि अरविंद नेताम के सुझावों का उपयोग करते हुए आदिवासी वर्ग को अपनी ओर किया जाए। तो ये था पूरा मामला। अब इस पूरे मामले में हम बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं कि अरविंद नेताम ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है कि जब संघ उन्हें बुला रहा है तो वो क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए सुनते हैं अरविंद नेताम को। एक मुख्य अतिथि के हैसियत से समापन समारोह में आमंत्रित किया गया, मैंने स्वीकार कर लिया है और मैं जा रहा हूँ। और इसके पीछे जो कारण है, मैं विशुद्ध रूप से समाज की बात को आरएसएस प्लेटफॉर्म में, फोरम में अपनी बात रखूंगा, इसलिए कि कहीं न कहीं हम लोग समाज में महसूस करते हैं कि आरएसएस और समाज में ये जो फासला है, वैचारिक फासला कहीं न कहीं है, और ये फासला होना कोई अच्छी बात नहीं है भविष्य के हिसाब से। और चूँकि आदिवासी समाज को आने वाला समय में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और शुरू हो गया है उदारीकरण के बाद, और जिस स्थिति आने वाला समय में जो आदिवासी समाज को संभालने वाले या जो भी थोड़ा बहुत मदद करने वाले हैं, उसमें आरएसएस को भी हम मानते हैं, क्योंकि उसमें चिंतन मंथन करने की भी परंपरा है उस संस्था में, और सामाजिक एंगल से हर एंगल को वो लोग चर्चा करते रहते हैं। तो मैं इस बात की खुशी है कि आरएसएस ने मुझे इस लायक समझा, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं कांग्रेस में तो हूँ नहीं, कांग्रेस में होता तो नाराजगी एक बात समझ आती, कांग्रेस में तो हूँ नहीं, तो अब नाराजगी हो तो फिर दो और ज़्यादा खा लें, हैं ज़्यादा खा लें हमारी तरफ से, वही कह सकता हूँ मैं। जी, तो ये थे अरविंद नेताम, जो किस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि आरएसएस कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित को सोचता है, लेकिन कुछ उदारीकरण को लेकर मतभेद जैसी स्थिति है, उसे दूर करने की ज़रूरत है, और इसी बात को अरविंद नेताम संघ के मंच में रखेंगे। इस पूरी चर्चा को आज इसी पर केंद्रित करते हुए हम शुरू करेंगे। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं आशीष यादव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसा कि हमने बताया कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो राजनीति के इर्द गिर्द इसलिए घूम रहा है क्योंकि अरविंद नेताम की पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। संघ से वो कभी सहमत नहीं रहे हैं, लेकिन संघ का बड़ा दिल देखिए कि उनको बुलाकर मंच दिया है अपनी बात रखने का। जाहिर सी बात है उस मंच में जो बात अरविंद नेताम रखेंगे उसको क्रियान्वित करने की भी संघ कोशिश करेगा। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अनिल पुसतकर जी को समझते हैं, वो संघ को काफ़ी करीब से भी जानते हैं। अनिल जी, संघ क्या चाहता है, क्यों अचानक ये हैरानी भरा फैसला, और इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए मोहन जी, पहले भी प्रणब मुखर्जी को भी जो है संघ बुला चुका है। अरविंद नेताम आज कांग्रेस पे तो नहीं है। अरविंद नेताम आज एक आदिवासी खुद का अपना जो है वो आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने आदिवासी पार्टी भी बनाई थी। कांग्रेस तो वो छोड़ चुके हैं, कांग्रेस छोड़ने के बाद वो बीएसपी में भी गए, फिर बीएसपी में भी वो फिर सारे चुनाव तो हार चुके हैं अरविंद नेताम। केंद्र में सबसे कम उम्र की जो युवा मंत्री बने थे केंद्र की सरकार में, तो उसमें से एक अरविंद नेताम थे। अरविंद नेताम ने तो आदिवासियों की जमकर पैरवी केंद्र में उस समय की थी जब लोग आदिवासी और को मतलब जंगल का ही मानते थे, और उनको बाहर आना जो है उस समय एक नई फिलॉसफी चलती थी कि नहीं, आदिवासियों के मूल जो है उसको छेड़ा ना जाए, मूल स्वरूप को जंगल में रहने दिया जाए। लेकिन अरविंद नेताम ने जो है उनका पक्ष रखा, और अरविंद नेताम एक बहुत ताकतवर नेता के रूप में बस्तर में स्थापित थे। उनके पैरेलल अगर कोई नेता था बीजेपी की तरफ से तो बलीराम कश्यप था। आज जब बस्तर में बीजेपी की तो लगातार वहाँ पर सीटें आ रही है,
पिछली बार जरूर बस्तर एक तरफ जाता है, 3 बार जब रमन सिंह की तरफ गया सरकार बनी, एक तरफ भूपेश बघेल की तरफ गया भूपेश बघेल की सरकार बनी, इस बार फिर इधर गया तो फिर इधर सरकार बनी। तो वहाँ अरविंद नेताम को हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्तर पर नहीं देख सकते, छत्तीसगढ़ के अलावा उनको राष्ट्रीय स्तर पर देखना पड़ेगा। और संघ ने अगर उनको बुलाया, जैसे कि अरविंद नेताम खुद भी कह रहे हैं कि आरएसएस कहीं ना कहीं हम आदिवासियों को मदद करती है और उन्होंने स्वीकार किया निमंत्रण, तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें तो आरएसएस के पास तो वैसे भी वनवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए उनका बहुत बड़ा एक संगठन है ही, अनुशासनिक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, तो उनको आदिवासी नेताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं भी कोई चूक न रह जाए, कहीं भी कोई नेता उनसे दूर न रह जाए। हालांकि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे एक बार आरएसएस ने नाराजगी जाहिर की थी तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। दूसरी बात, उसी सरकार के बाद जब लोकसभा में उन्होंने काम किया तो लोकसभा में सरकार जीतती है। तो आरएसएस को अरविंद नेताम की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं वो कांग्रेस की ओर वापस न चले जाए, इसको भी देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने निमंत्रण दिया है। और कांग्रेस को तो फिर इस बात की चिंता होनी नहीं चाहिए। क्यों कांग्रेस चिंता कर रही है? उन्होंने तो कभी अरविंद नेताम को उनको जो उनका स्थान था उसको कभी दिया ही नहीं, उन्होंने तो उपेक्षा की। जब तो नाराज होकर वो चाहे पहले बीएसपी में गए हो या फिर उन्होंने अपनी पार्टी, भूपेश बघेल के सरकार में भी नाराज होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इसके पहले बीएसपी में गए फिर वापस भी आए थे। हाँ, बीजेपी में शायद वो नहीं गए थे, विद्याचरण जी जरूर बीजेपी में गए थे, विद्याचरण के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे, बाद में फिर वो दिग्विजय सिंह के साथ भी रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आरएसएस का कोई इसमें पॉलिटिकल एजेंडा होगा और कांग्रेस को भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो जब वो 2 बार से जो है वो चाहे मोहन मरकाम हो चाहे दीपक बैज हो, अपना प्रदेश अध्यक्ष तो आदिवासी कोई बना रही है और बस्तर से ही बना रही है, तो फिर बस्तर की चिंता उनको करनी नहीं चाहिए। ठीक है, और एक सोची समझी रणनीति भी है इसके पीछे। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे अनिल जी कि क्या नक्सलवाद को ख़त्म करने के जो प्रयास चल रहे हैं उसके उस दौरान कोई आदिवासी लीडर ना उभर जाए या उनकी बात जो है छूट ना जाए, इसलिए भी इससे भी कुछ जोड़ते हुए इस पहल को देखा जाए क्या? नहीं, देखिए आरएसएस और बीजेपी को ऐसा मानते तो जरूर है, तो जरूर एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से पोषित संपोषित है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आरएसएस डायरेक्ट पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व होती नहीं। तो जब उन्होंने अपना जो है एक वो अपने ऊपर एक लेवल लगा रखा है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, तो उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि आप अरविंद नेताम को बस्तर में खारिज नहीं कर सकते। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, उनकी फॉलोइंग है। अरविंद नेताम बहुत बड़े नेता हैं, हम लोग ने तो उनको शुरुआत से देखा है, केंद्र में मंत्री रहे हैं और बहुत गंभीर और विचारवान नेता हैं वो। तो बस्तर में उनकी फॉलोइंग है और उस फॉलोइंग को आरएसएस जो है वो अगर उनका उसको उपयोग करना चाहती है, सिर्फ बस्तर के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए इस बात को। अगर आरएसएस उनको बुला रही मुख्यालय में तो उनको सारे देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और भी आदिवासी क्षेत्र जो है, क्योंकि बीजेपी के पास भी जो है आदिवासी चेहरों में एक बड़ा चेहरा होना चाहिए। और अरविंद नेताम राष्ट्रीय स्तर के नेता है, तो एक इस आप जो जैसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस बारे में कोई प्लानिंग हो रही हो कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए, और अगर विचार मिलते हैं तो फिर कोई भी कहीं जा सकता है। और आज की राजनीति में तो आप किसी को कह ही नहीं सकते, किसी को सोच भी नहीं सकते, किसी की उम्मीद भी नहीं कर सकते कि जो आज यहाँ है कल वहाँ नहीं होगा, क्योंकि अब राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं है, कोई स्थायी शत्रु नहीं है। जब शीला दीक्षित के खिलाफ दुनिया भर के आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ उनका समझौता हो सकता है, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो ये अरविंद नेताम लेकिन एक बड़े नेता है, अगर उनको यथोचित सम्मान दिया जा रहा है आरएसएस की तरफ से और वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस की ये चूक है कि कांग्रेस इतने बड़े आदिवासी नेता जो उनके थे जी उनके थे, तो उनको उन्होंने जब संभालना था उनको। जी बिल्कुल। चलिए यादव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशीष यादव जी, कांग्रेस क्या सोचती है? भाई ये कोई पॉलिटिकल मामला तो है नहीं, विचारा कि एक बार मंच शेयर करेगा, अपनी बात रखेगा और आ भी जाएगा, पर कांग्रेस को क्या लग रहा है, कुछ दाल में कुछ काला दिखता है क्या? नमस्कार। आप सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब से ये सरकार बनी है विष्णुदेव साय जी की, विष्णुदेव साय जी एक आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन लगातार ये आदिवासियों का जो है उपहास करते हुए आए, आदिवासियों को नेग्लेक्ट करते हुए आए हैं। चाहे वो सरकारी आदिवासी दिवस मनाने की बात ले लें या आदिवासी हॉस्टल में बच्चों की
जो डेथ हुई है उसके बारे में ले ले, कहीं भी जो है आदिवासियों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील रही नहीं है सरकार। और अब जब ये बात धरातल पर है, जमीन पर है, तो अब ये खोज रहे हैं कि जैसे तैसे जो है कोई हीरा तराश लें, और इनके संग में तो ये नहीं मिल सकता। तो कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, जो पार्टी 2023 में छोड़ गए, उन्हें उन्होंने बुलाया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए, हमेशा ही जो है ये वो आरएसएस है जो आदिवासियों को वनवासी कहती है। हमेशा से आरक्षण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई रही, और अब अरविंद नेताम जी जहां जा रहे हैं तो ये बहुत देखने वाली बात है। और बहुत इस बात पे हम सब इस बात का इंतजार करेंगे कि वो अपनी जो मूल उनकी जो आदिवासियों के प्रति दायित्व है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या आरएसएस से सवाल पूछेंगे? क्या ये पूछेंगे कि वो क्यों वनवासी कहते थे आदिवासियों को, या कहते हैं? इसमें आपत्ति क्या है या फिर वनवासी उससे में? जाकर हाथ मिलाएंगे और पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से जो है वोट काटा जाए, और आदिवासियों को जो है कोशिश की जाए कि उनका वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं भी जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी से काट लिया जाए। ये देखने वाली बात है। चलिए, वहां पर क्या बोला जाएगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और अरविंद नेताम जिस ढंग के विचारों को लेकर चलते रहे हैं, उन बातों को अगर वो रखते हैं तो थोड़ी सी असहमति जैसी बातों पर आरएसएस का क्या रिएक्शन है, ये भी हम देखेंगे। चलते हैं प्रतिक्रियाओं के दौर में, रविंद्र सिंह जी की ओर चलते हैं। रविंद्र जी, आप लोग तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं कांग्रेस के लिए, बचे खुचे को भी अपने साथ समेटना चाहते हैं। अब अरविंद नेताम जो थे आप लोगों के, वो कांग्रेस के, वो आप लोगों की ओर आते दिख रहे हैं, उनको भी अपने साइड करना है क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरविंद नेताम जी एक गैर राजनीतिक दल के कार्यक्रम में जा रहे हैं जी, और वो भी गैर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जा रहे हैं। अब उनका राजनीति से कोई लेना देने नहीं है, वो आदिवासियों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, और आरएसएस तो बहुत पहले से कर रहे हैं। तो ये भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ये संघ की अपनी स्वतंत्र सोच है, उनका स्वतंत्र निर्णय, और ये अरविंद नेताम जी की भी एक स्वतंत्र और अपने आप का विचार है कि वो जा रहे हैं। कांग्रेस को दर्द क्यों होता है मुझे तो समझ में नहीं आता है भाई। और रही बात आदिवासियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं वर्षों से मतलब इस बारे में बहुत गहराई से चिंतन किया, तभी तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति में भी बनी। नहीं तो इसके पहले कभी कोई भारत का राष्ट्रपति आदिवासी बनता था क्या? छत्तीसगढ़ में देख लो, राज्यपाल अनुसुईया हुई कि वो भी आदिवासी ही थी महिला। अभी मुख्यमंत्री कौन है? कभी कांग्रेस ने सोचा क्या? ऐसा वो कभी सोच भी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी बहुत विस्तृत तौर पे सोचती है और बहुत बृहद रूप में सोचती है। तो आदिवासियों के लिए हमने क्या किया क्या नहीं किया बताने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको छोटा सा बताने का कोशिश किया। कांग्रेस को चिंता इस बात की नहीं करना चाहिए कि अरविंद नेताम क्यों जा रहे हैं। अरे भैया, वो क्यों गए? कांग्रेस छोड़ के पहले तो ये चिंता करना चाहिए कि इतने पुराने कांग्रेसी और कांग्रेस में उनको आत्मसम्मान नहीं मिला करके गया। और उनको क्या चिंता करना चाहिए? उनको तो पहले तय नहीं करना चाहिए कि वहां जाके क्या पूछे अरविंद नेताम जी। अरविंद नेताम जी का दिमाग बहुत विस्तृत है, बहुत लंबे समय का प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव, उनको जो करना है कर लेंगे। इनको चिंता किस बात की करनी चाहिए कि कांग्रेस से अभी तक क्यों गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए, नारायण दत्त तिवारी क्यों छोड़ के चले गए, गौरव वल्लभ क्यों छोड़ के चले गए, आरपी सिंह क्यों छोड़ के चले गए, जितेंद्र प्रसाद क्यों छोड़ के चले गए, संजय सिंह क्यों छोड़ के चले गए, अशोक चौहान क्यों छोड़ के चले गए, नवीन जिंदल क्यों छोड़ के चले गए, रवनीत बिट्टू क्यों छोड़ के चले गए? ये छोड़ के नहीं, तोड़ के ले गए हो आप लोग। नेता है प्रियंका चतुर्वेदी क्यों छोड़ के चले, इनकी चिंता करनी चाहिए। रविंद्र जी, ये छोड़े कम है, तोड़े ज्यादा हो आप लोग। मैं बताता हूँ उसका कारण। इनका छद्म रूप जो है ना कांग्रेस का, सबके सामने खुल गया है। कुछ नहीं है, केवल अभी तक मतलब कोई ना तो इनका सिद्धांत है, ना कोई विचार है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, इसलिए सब कांग्रेसी छोड़ के जा रहे हैं। उसकी चिंता कर ले तो कांग्रेस थोड़ा बहुत संघर्ष कर लेगी। अब रही बात संघ और क्या कहते हैं इनका अरविंद नेताम जी का, दोनों बहुत भैया, कोई भी व्यक्ति जो होता है ना 18 साल का, वो मत दे सकता है, किसी राजनीतिक दल को बना सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी को छोड़ सकता है, किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो सकता है। तो कांग्रेस को इतना बुखार क्यों होता है भाई? संघ तो अपना चुपचाप काम कर रहा है। अरविंद नेताम जी अगर पूरे कांग्रेसियों को बुखार हो गया, इनको कौन सा पैरासीटामोल दे कि इनका बुखार उतरे, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात, जो संघ है वो बहुत विस्तृत विचारधारा का है, और आदिवासियों के हित के लिए यदि काम करने के लिए एक आदिवासी व्यक्ति आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहा है, यदि उसको बुला के उसके अनुभव का रविंद्र जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, ये केवल रस्म अदायगी तो नहीं है, मंच में बोला आई गई हो गई बात, वो जो बोलेंगे उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, सुनेंगे, कुछ होगा उस बात पर आगे कुछ बात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कभी नहीं,
संघ के मंच पे कोई रस्म अदायगी नहीं होती, कोई औपचारिकता नहीं होती। जो होता है कॉन्क्रीट होता है, ठोस होता है, भविष्य के लिए नींव रखा जाता है, ये तय बात है। और जो आएंगे अरविंद नेताम जी जो बोलेंगे, हो सकता है थोड़ा मतभेद भी हो जाए, बस उन्होंने खुद कहा अरविंद नेताम जी ने, मेरा किसी मुद्दे पे मतभेद हो सकता है तो बात करूंगा तो हो जाएगा। कांग्रेस से तो उन्होंने नहीं कहा कि इनसे मतभेद है चले जाओ, क्योंकि उनको भरोसा नहीं, कांग्रेस ने उनको छला, कांग्रेस ने उनको ठगा, कांग्रेस ने धोखा दिया। यदि वो संघ के कार्यक्रम में जा रहे हैं, कुछ मतभेद भी होगा, बताएंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और निश्चित रूप से जैसा वो सोच रहा है उस उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। अनिल जी, रविंद्र जी जो कह रहे हैं, यानी बीजेपी की जो बातें हैं वो कितनी इम्प्लीमेंट होती हुई दिखती है? यानी जो बातें कही जा रही हैं, अरविंद नेताम जो कहेंगे आरएसएस के मंच से, उसको क्या सरकार सुनेगी, समझेगी और आगे भी इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, आरएसएस एक अलग संगठन है और ठीक है, अब उसको बैक सीट ड्राइविंग भी कह सकते हो सरकार चलाने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं कहीं प्रमाणित होता नहीं है। संघ की जो संगठन है वो अलग है, बीजेपी का संगठन अलग है। संघ से जब जो पदाधिकारी को जब बीजेपी में भेजते हैं तो वो संघ से अलग हो जाता है, वो बीजेपी का हो जाता है। तो बीजेपी का और आरएसएस का दोनों का काम करने का तरीका अलग है। ये जरूर है कि बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है संघ, संघ के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के फेवर में काम करते, विचारधारा एक समान है। तो इसलिए, लेकिन संघ ने तो जब अपने आप को कह दिया है, घोषित रखा है कि वही हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, तो जब गैर राजनीतिक संगठन है वो राजनीति तो करती नहीं। आरएसएस के किस आदमी को आप चुनाव लड़ते देखते हो? तो उनका काम शांति से चलता है और उनका काम साल भर चलता है, चुनाव के समय काम नहीं करते। देखिए, वनवासी कल्याण आश्रम जो आदिवासियों के लिए जो बात उठ रही है कि अरविंद नेताम आदिवासी इसलिए बुला रहे, तो उन्होंने तो वनवासी कल्याण आश्रम उनका पहले से काम कर रहा है और वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए, वनवासियों की सेवा के जरिए उन्होंने इतना काम किया कि आज देख लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट है, नेपा सेक्टर है, जो 7 सिस्टर्स है, असम, मेघालय वगैरह, वहाँ सारी जगह जो है वो भाजपा बहुत मजबूत है और उन्होंने वहाँ कांग्रेस को उखाड़ फेंका और अपनी जड़ें वहाँ बहुत मजबूत कर रखी है। तो आप वनवासी क्षेत्र में ये बीजेपी का पहला काम तो है नहीं। यहाँ बस्तर में भी जो है बलिराम कश्यप कह लीजिए, बलिराम कश्यप तो एक आदमी को जानते थे। बलिराम कश्यप जैसा उस जमाने में अरविंद नेताम के साथ साथ मानकुराम सोढ़ी भी हुआ करते थे, 2 बड़े ताकतवर नेता थे बस्तर के, तब जाकर बस्तर उनके पास था। आपने अरविंद नेताम की उपेक्षा की, आपने अरविंद नेताम को तवज्जो नहीं दी, फिर आपको वो छोड़कर चले गए। तो फिर जो आपको छोड़कर चला गया फिर वो कहाँ जा रहा है उसकी चिंता कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जो रह रहा है मैं उसकी चिंता तभी तक करूंगा जब वो मेरे घर में रह रहा है। जब मेरा घर छोड़ के चला गया, जब वो आपको छोड़कर चले गए, तो फिर आपको कांग्रेस की चिंता क्यों करनी चाहिए? फिर अरविंद नेताम क्या कहते हैं, ये अभी से ये हाइपोथेटिकल सवाल है। इस पर मैं ये कहूँ कि नहीं अरविंद नेताम बस्तर के बारे में बोलेंगे, इसके बारे में बोलेंगे, ये एक अलग बात है। हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देना मैं बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं समझता, लेकिन हाँ, जब जो अरविंद नेताम ने जो कहा है उससे जरूर लगता है कि उदारीकरण की बात करेंगे तो वो उनके, और अरविंद नेताम आज के नेता नहीं है, ठीक है जी, तो वो बस्तर को जानते हैं। हो सकता है औद्योगिकरण के बारे में बात करें, हो सकता है आदिवासियों के उत्थान के बारे में बात करें। फिर अरविंद नेताम खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि आरएसएस उन लोगों में है जो हम आदिवासियों की मदद करते रही, तो आदिवासियों की मदद आरएसएस करते रही। और बस्तर में देखिए, बस्तर में या छत्तीसगढ़ में या सरगुजा में आज भाजपा को किसी कद्दावर नेता की या सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां दोनों जगह आप देख लीजिए जो पिछले इलेक्शन के रिजल्ट क्या थे। ये कांग्रेस की चिंता है और कांग्रेस को इस बारे में चिंता करना चाहिए कि अरविंद नेताम हमसे छूट के गए, वहां तक ठीक है, वो छूट के बीएसपी में गए, फिर वापस भी आए, उसके बाद भी आप संभाल नहीं सक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की चूक है। ठीक है। और कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है क्या अरविंद नेताम के जाने से? कांग्रेस क्या सोचती है दूर बैठकर? क्या उसे नजर आ रहा है कुछ सियासत जैसी चीजें भी वो देख रही है, क्या हो रही है इस मामले में? यादव जी, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को आपत्ति कुछ भी नहीं है। कांग्रेस तो बहुत ज्यादा इस मामले में यही कहना चाहती है कि देखना चाहती है कि किस तरीके से जो है आज आरएसएस अपने आप को अपने ऊपर एक नकाब ओढ़ने की कोशिश कर रही है। वो आरएसएस जो हमेशा से जो है वनवासी कहते हुए आदिवासियों का अपमान करते हुए आई, और ये सही कहा अनिल जी ने कि वो नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से एक दीमक की तरह फैल गए और भारतीय जनता पार्टी को गैर राजनीतिक एक संगठन ने वहां सरकार बना के दी, जैसा कि वो करते आए हैं। और उसके बाद जो है मणिपुर का क्या हाल हुआ और नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को कहीं भी ना तो 2023 में अरविंद नेताम जी के जाने के बाद उनके पीछे भागने की जरूरत पड़ी है, ना
आगे बढ़ेगी। वो सम्मानित नेता रहे कांग्रेस पार्टी के, हम एज अ लीडर, एज अ सीनियर लीडर उनका हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी आइडियोलॉजी जो है आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी के जो आदिवासी नेता है उनको सीखने के लिए मिलता है। तो उनका ये कदम जो आरएसएस ने उन्हें इनवाइट किया है, ये कदम इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आइडियोलॉजी वो लेकर चल रहे थे, जिस आइडियोलॉजी पर उन्होंने अपनी पूरी जीवन की गाथा लिखी है, वो आगे जाकर जो है किस तरीके से रूप लेती है, और ये सीखने वाली बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। उन्होंने चाहे वो आरएसएस बीजेपी को टूल बना के यूज करे या बीजेपी आरएसएस को टूल बनाकर यूज करे, है तो ये एक दूसरे के टूल ही। और अल्टीमेटली तो ये यही चाहते हैं कि भैया जहां जहां लैग कर रहे हैं वहां आरएसएस इनके लिए बैकअप तैयार कर दे। और ये सरकार जिस तरीके से चल रही है, माननीय विष्णुदेव साय जी आदिवासी मंत्री होने के, मुख्यमंत्री होने के बाद टूल है दुखी किया इन्होंने अरविंद आदिवासियों नेताम। को। रविंद्र जी, टूल के रूप में वो इस्तेमाल होगा क्या उनका? और टूल तो कई बार कई परेशानियों को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल में आता है, तो ये क्या आदिवासियों से जुड़ी हुई जो परेशानी बीजेपी फेस करने वाली है उसके लिए ये अरविंद नेताम को संघ उपयोग करने वाली है क्या? कौन सी परेशानी आदिवासियों के साथ? हमको तो कोई परेशानी नहीं आदिवासियों से, ना आदिवासियों को हमसे कोई परेशानी। सरगुजा पूरा जीत के आ रहा है, बस्तर पूरा जीत के आ रहा है, देश में भाजपा का वो चल रहा है। अरे भाई, गैर राजनीतिक संगठन है आरएसएस, कांग्रेस कितना डरती, थर थर कांपती। इनके सेवा दल भी एक ठो गैर राजनीतिक संगठन है, उसको तो हम हंसी मजाक में लेते हैं, हम तो कभी डरते नहीं। ये क्यों डरते हैं भाई इस गैर राजनीतिक दल से? आरएसएस से इतना क्या डर और भय होता है कि उनका नाम आया उनका कांपना शुरू? ये बोल रहे हैं क्या कहते कोई टूल के रूप में, क्या डरेंगे? 40 साल तक तिरंगा नहीं फहराने वालों से हम क्या डरेंगे? कोई भाजपा को समर्थन नहीं कर रहे, वो जा रहे हैं। मैं 2-3 और बात बोल देता हूँ भैया कि आरएसएस के लोग नकाब पहन के आते हैं। हमारी ना आरएसएस की कोई गुप्त और सुप्त रीति और नीति नहीं होती है। कांग्रेस की गुप्त और सुप्त रीति छिपा हुआ है ना, वो सारी दुनिया को पता है किस मुद्दे पे आप बोलते हो और किसके लिए बोलते हो। सबसे बड़ी बात है, भाजपा और आरएसएस बोलती है तो दिलेरी से बोलती, कोई छिपा के हम काम नहीं करते हैं। अभी और क्या आप कहां देख रहे थे? मणिपुर की तरफ। अरे मत देखो मणिपुर की तरफ, देख लो छत्तीसगढ़ में। बस्तर खिल रहा है, बस्तर का विकास होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ बदल रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो नक्सलवाद कांग्रेस के समय थी ना, समाप्त होने जा रही है। इसको देखो कि कितनी बड़ी सफलता भाजपा पाने जा रही है, और छत्तीसगढ़ स्वर्ग बनने क्या मणिपुर की तरफ जाके बैठ रहे हो? 2 राज्यों में बैठ के रह गए हो, उसमें भी अभी उखाड़ फेंके जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा अपना नकारात्मक जो ऊर्जा दिमाग में भरा है ना, निकाल दो। राजनीति भी कर रहे हो तो हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाएगा, तभी तो इस सीट में उतर जाओ। कम से कम उसी में उतर जाओगे तो जनता को लगेगा। चलिए, एक आखिरी का फाइनल कमेंट अनिल जी का ले लेते हैं। अनिल जी, क्या लग रहा है अब होने क्या जा रहा है? कुछ तो पक रहा है अंदर खाने में। अरविंद नेताम जी को बुलाना ऐसे ही नहीं है, कुछ 30-40 सेकंड में हमारे दर्शकों को बता सकें कि इसके पीछे क्या है, क्या चल रहा है और क्या होगा आगे भविष्य क्या? देखिए मोहन, ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्रणब मुखर्जी को बुलाया, क्या प्रणब मुखर्जी आरएसएस में शामिल हो गए? क्या बीजेपी में शामिल हो गए? क्या कोई किसी को अतिथि किसी कार्यक्रम में बुला नहीं सकता क्या? अरविंद नेताम छोटे आदमी थोड़ी ना, उनका कद बहुत बड़ा था। ये बात जरूर है कि हम छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तो छत्तीसगढ़ का आकार छोटा हो गया, तो आपने नेताओं का आकार भी छोटा कर दिया। लेकिन अरविंद नेताम उसके पहले भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कद है और आदिवासियों के सर्वमान्य नेता है। तो आप ठीक है, चुनाव हारना जीतना अलग बात है। अगर वो चुनाव हार चुके हैं, बीएसपी से भी हार चुके, कांकेर से हार चुके, तो उनके परिवार के लोग भी चुनाव हार चुके। शिव नेताम उनका भाई हुआ करता था, अब तो शायद नहीं है, वो भी हार चुके। तो ऐसा नहीं होता कि चुनाव हार गए तो आप किसी की पर्सनालिटी को खारिज किया जा सके। उनके विचार है, उनके विचार का वो देखना चाहते हैं। और अगर किसी कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है और अरविंद नेताम जी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो आज तक नहीं मिला, तो उनके लिए वो फायदा है, वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। और ऐसा तो है नहीं कि अगर उस प्लेटफॉर्म पे चले गए, आरएसएस के कार्यक्रम में चले गए, तो धर बांध के उनको सीधा बिल्कुल वो काली टोपी पहना ही दी जाएगी। वो तो उनके ऊपर है। आरएसएस संस्था कोई अछूत नहीं है भाई, उससे भी मिलना जुलना सभी को चाहिए, और गैर राजनीतिक होने के कारण तो और उनको करीब से जानने की जरूरत महसूस की जाती है। अभी आज चर्चा के लिए समय इतना ही है, इसलिए चर्चा को हम यूं ही अधूरा छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा आगे तब और बढ़ेगी जब अरविंद नेताम इस पूरे मामले में कुछ बोलेंगे, वहाँ संबोधन देंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशीष यादव जी थे, उनका धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।